इमेजिन करो एग्जाम हॉल में बैठे हो, समय तेजी से निकल रहा है, टाइमर पर आखिरी के 30 सेकंड बचे हैं और अचानक स्क्रीन पर 2D और 3D ज्योमेट्री को एक लंबा सा सवाल आ जाता है। यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे या यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट ये फीलिंग जानता है। हाँ, ज्यादातर बच्चे ऐसी सिचुएशन में पैनिक करते हैं। फॉर्मूलों का पहाड़ इतना बड़ा लगता है कि दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इन ज्योमेट्री के फॉर्मूले और उनके पीछे के लॉजिक को अच्छे से समझें। एकदम सही। हम इसे रटने के बजाय स्मार्ट हैक्स और विजुअल ट्रिक्स से समझेंगे, ताकि एग्जाम में आपका कीमती समय बच सके। मतलब बिना पेन उठाए भी सवाल सॉल्व हो सकें। हाँ, और यही हमारा लक्ष्य है। तो चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। देखो, इसमें 3D ग्लास जैसे ब्लॉक दिखाए गए हैं, जिनमें लंबाई L, चौड़ाई B, भुजा A और विकर्ण D मार्क किए गए हैं। राइट। तो इसमें लिखा है कि आयत के क्षेत्रफल L गुणा B है और परिमाप 2L + B है, और वर्ग का क्षेत्रफल A² और परिमाप 4A है। बिल्कुल, ये सबसे बेसिक आकृतियां हैं। पर एक डाउट है, क्या वर्ग का क्षेत्रफल बिना भुजा A निकाले भी निकाला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल निकाला जा सकता है। विकर्ण D का उपयोग करके सीधा क्षेत्रफल D² निकाला जा सकता है। अरे वाह! और ये स्मार्ट हैक वाला बॉक्स भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही पकड़ा। परीक्षा में अक्सर कमरे की सबसे लंबी छड़ पूछी जाती है, जो असल में आयत का विकर्ण ही है, और इसका सूत्र √L² + B² होता है। मतलब सीधे वैल्यू डालो और आंसर निकालो। हाँ, तो इन दोनों बेसिक आकृतियों के लॉजिक अच्छे से याद रखना। एकदम क्लियर है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक 3D समकोण त्रिभुज है, जिसमें लंब P, आधार B और कर्ण H है। और ध्यान दो, तीनों भुजाओं पर वर्ग यानी P² B² H² बने हुए हैं। अच्छा, तो इसका क्षेत्रफल ½ × P × B है और परिमाप P + B + H है। हाँ, और अंतः त्रिज्या R का सूत्र P + B - H2 है और बाह्य त्रिज्या R का सूत्र H/2 है। परीक्षा में त्रिज्या के सवाल जल्दी कैसे करें? इसमें तो टाइम लगेगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सीधे इन फॉर्मूलों में P, B, H की वैल्यू डाल दो, और बाह्य त्रिज्या तो हमेशा कर्ण यानी H की आधी ही होती है। और ये जो एग्जाम ट्रिपलेट्स का टाइम सेवर बॉक्स है, ये भी बहुत काम का लग रहा है मुझे। हाँ, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25 और 8, 15, 17 को डायरेक्ट याद रखने से परीक्षा में कैलकुलेशन का बहुत समय बचता है। राइट। मतलब पाइथागोरस थ्योरम बार-बार लगाने की जरूरत नहीं है। एकदम सही। ट्रिपलेट्स के इस महत्व को हमेशा दिमाग में रखना। समझ गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, यहाँ 2 3D त्रिभुज हैं। ऊपर वाले में सभी कोण 60 डिग्री और भुजाएं A है। नीचे वाले में ऊंचाई H और आधार B दिखाया गया है। तो ऊपर वाला समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल √3/4A² और ऊंचाई √3/2A है। बिल्कुल। और नीचे समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका क्षेत्रफल B/4 √4A² B² है। यार, समद्विबाहु का ये फॉर्मूला इतना जटिल क्यों है? देखने में ही इतना बड़ा लग रहा है। घबराओ मत, ये फॉर्मूला कोई जादू नहीं है। ये असल में लॉजिक के तहत पाइथागोरस प्रमेय से निकाली गई ऊंचाई पर ही आधारित है। अच्छा, और ये महत्वपूर्ण अनुपात वाला बॉक्स भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा, एग्जाम में डायरेक्ट आता ही है। हाँ, तुमने सही देखा। समबाहु त्रिभुज में R और R का अनुपात 2:1 होता है, जो डायरेक्ट MCQ में पूछा जाता है। वाह, बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो परीक्षा के लिए ये फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, इन्हें ध्यान रखना। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक सामान्य त्रिभुज है, जिसमें भुजाएं A, B, C और बीच में एक कोण थीटा दिखाया गया है। राइट। तो इसमें हीरोन का सूत्र दिया है √S, S - A, S - B, S - C, और अर्ध परिमाप S निकालने का तरीका है A + B + C/2। एकदम सही पढ़ा तुमने। पर एक सवाल है, अगर त्रिभुज की ऊंचाई न दी गई हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो, स्लाइड के अनुसार अगर ऊंचाई नहीं है और कोण थीटा दिया है, तो क्षेत्रफल के लिए हम ½ × BC × sin थीटा का उपयोग करते हैं। अच्छा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके। हाँ, सामान्य त्रिभुज के इन दोनों तरीकों को अच्छे से समराइज कर लो, ये बहुत काम आते हैं। बिल्कुल।
नोट कर लिया है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक पारदर्शी वृत्त है जिसमें त्रिज्या r है और बीच में बड़ा सा पाई का चिन्ह चमक रहा है। हाँ, ये तो सर्कल है। इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है और परिधि 2 पाई r है। सही कहा। पर पाई की जो वैल्यू है 227, उसका परीक्षा में सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है? देखो, पाई की वैल्यू 227 होती है जिसमें 11 गुणा 2 छिपा होता है। ओहो, ये मैजिक ट्रिक 11 का नियम वाला बॉक्स तो एग्जाम के लिए गेम चेंजर लग रहा है मुझे। है ना? जिस भी सूत्र में पाई हो उसका सही उत्तर अक्सर 11 से पूर्णतया विभाजित होता है। बिना कैलकुलेशन के उत्तर जांचने का ये बेहतरीन तरीका है। मतलब सीधा ऑप्शंस को 11 से डिवाइड करके देख लो। बिल्कुल। तो 11 की इस डिविजिबिलिटी को एक पक्के एग्जाम हैक की तरह याद रखना। एकदम, ये तो बहुत टाइम बचाएगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, यहाँ एक आधा कटा हुआ वृत्त यानी अर्धवृत्त है जिसमें नीचे एक सीधी लाल रेखा जो व्यास 2r है बहुत हाईलाइट की गई है। राइट, तो इसका क्षेत्रफल पूरे वृत्त का आधा होता है, मतलब 1/2 पाई r स्क्वायर। हाँ, एकदम सही। पर इसका परिमाप पाई r क्यों नहीं होता? सीधा आधा क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि परिमाप में केवल घुमावदार हिस्सा यानी पाई r ही नहीं जुड़ता। नीचे की जो कटी हुई नई सीधी रेखा है ना, यानी व्यास 2r, वो भी जुड़ती है। इसलिए परिमाप पाई r प्लस 2r या r ब्रैकेट पाई प्लस 2 होता है। अरे बाप रे, और ये चेतावनी वाला एग्जाम ट्रैप बॉक्स भी है यहाँ। हाँ, सावधान रहना। एग्जाम में बच्चे परिमाप निकालते समय केवल आधा करके गलती करते हैं। सीधी रेखा 2r जोड़ना अनिवार्य है। ये तो सिली मिस्टेक करवा सकता है। बिल्कुल, इस कॉमन गलती से बचना बहुत जरूरी है। हाँ, ये लाल रेखा अब याद रहेगी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक तिरछा ग्लास जैसा आयत है। इसका आधार a, तिरछी भुजा b और सीधी ऊंचाई h है। ओके, तो ये समांतर चतुर्भुज है। इसका क्षेत्रफल a गुणा h है और परिमाप 2a प्लस b है। सही है। पर एक डाउट है, क्षेत्रफल में तिरछी भुजा b का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? स्लाइड में साफ लिखा है, देखो ध्यान दें। तिर्यक भुजा b का उपयोग न करें। क्षेत्रफल हमेशा सीधी ऊंचाई h से ही निकलता है। अच्छा, और ये विकर्ण नियम वाला बॉक्स भी डायरेक्ट एग्जाम में काम आने वाला लग रहा है। हाँ, इसका फॉर्मूला है d12 प्लस d22 इज इक्वल टू 2a2 प्लस b2। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब विकर्ण दिए हों तो सीधे सॉल्व कर सकते हैं। एकदम। तो तिरछी भुजा वाली गलती को दोबारा याद दिला रही हूँ, वो मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ समलंब चतुर्भुज की एक आकृति है जिसकी दो भुजाएं a और b समांतर हैं और सीधी ऊंचाई h 90 डिग्री पर है। कुछ तीर इसे बाहर की तरफ खींचते हुए दिखा रहे हैं। राइट, तो परिमाप चारों भुजाओं का योग है और क्षेत्रफल का सूत्र हाफ गुणा a प्लस b गुणा h है। सही। पर यार, इस अजीब से फॉर्मूले के पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक बहुत सिंपल है। हम असमान भुजाओं a और b का औसत निकालकर इस आकृति को एक साधारण आयत में बदल देते हैं। अरे वाह, ये लॉजिक समझे वाला बॉक्स तो सच में रटने से बचा रहा है। हाँ, रटने के बजाय इस औसत वाले लॉजिक को याद रखना बेहतर है। ये कभी नहीं भूलेगा। मतलब दोनों बेस का एवरेज लेकर हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल, इस विजुअल लॉजिक को अच्छे से समेट लो। एकदम क्लियर है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक पतंग या समचतुर्भुज जैसी आकृति है। सभी भुजाएं a हैं और दो विकर्ण d1, d2 एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हुए लाल रंग से चमक रहे हैं। हाँ, दिख रहा है। इसका क्षेत्रफल हाफ गुणा d1 गुणा d2 है और परिमाप 4a है। एकदम सही। इसमें भुजा और विकर्ण का क्या संबंध है? इसका संबंध है 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अच्छा, ये भुजा विकर्ण संबंध वाला बॉक्स तो पक्का एमसीक्यू में आता होगा। हाँ, 90 डिग्री पर काटने वाले विकर्ण ही समचतुर्भुज की असली ताकत है और यही पाइथागोरस के जरिए इस संबंध को बनाता है। मतलब पाइथागोरस हर जगह काम आ रहा है। बिल्कुल। तो विकर्णों के 90 डिग्री पर कटने की इस खूबी को याद रखना। हाँ, नोट कर लिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम 3D आकृतियों में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ एक 3D बॉक्स यानी घन है। इसका आधार a स्क्वायर है और ऊपर की तरफ तीर दिखा रहे हैं कि यह समान रूप से ऊपर उठ रहा है। राइट, तो इसका आयतन a क्यूब है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या TSA 6a स्क्वायर है। सही। पर
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी LSA 4a² क्यों होता है? क्योंकि LSA में केवल 4 दीवारें गिनी जाती हैं, छत और फर्श को हम नहीं गिनते। ओहो, और ये जो मास्टर लॉजिक 1 का बॉक्स है, ये तो 3D के लिए बहुत ही क्रिटिकल लग रहा है। बिल्कुल, यूनिफॉर्म 3D आकृतियों का आयतन हमेशा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है, और इसी बॉक्स में सबसे लंबी छड़ यानी विकर्ण a√3 भी दी गई है। मतलब बेस एरिया इनटू हाइट, ये हर यूनिफॉर्म 3D में लगेगा। एकदम सही। यूनिफॉर्म 3D के इस मास्टर लॉजिक को आगे भी याद रखना। बिल्कुल याद रखूंगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक 3D घनाभ है, माचिस की डिब्बी जैसा। इसमें LBH मार्क है और उसके अंदर एक तिरछी लंबी छड़ रखी हुई है। ओके, तो आयतन L गुणा B गुणा H है और TSA है 2LB + BH + HL। हाँ, इसमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2H ब्रैकेट में L + B होता है। अच्छा, और ये सबसे लंबी छड़ वाला बॉक्स तो मुझे पता है, एग्जाम्स का फेवरेट है। हाँ, परीक्षा में कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ का सवाल बार बार आता है। इसका सीधा फॉर्मूला विकर्ण D = √L² + B² + H² है। मतलब 3D डायगोनल का सीधा फॉर्मूला? बिल्कुल। घनाभ के विकर्ण वाले प्रश्न को अत्यंत महत्वपूर्ण मानकर चलना। डन। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक पारदर्शी बेलन है जिसके अंदर बहुत सारे सुनहरे सिक्कों का एक टावर रखा हुआ है। ऊंचाई h और त्रिज्या r है। राइट। तो आयतन πr² h है, वक्र क्षेत्रफल CSA 2πRh है और कुल TSA 2πRh + R है। एकदम सही। पर ये सिक्कों का टावर क्या दर्शा रहा है यहाँ? ये एक बहुत ही पावरफुल विजुअल ट्रिक है। ओह, तो ये विजुअल ट्रिक वाला बॉक्स आयतन याद करने के लिए? हाँ, एक सिक्के का क्षेत्रफल πr² निकालें और उसे टावर की ऊंचाई h तक गुणा कर दें। बेस एरिया गुणा हाइट, ये ही यूनिफॉर्म 3D का लॉजिक है। अरे वाह, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल। तो सिक्कों वाले इस लॉजिक से आयतन के फॉर्मूले को दिमाग में सेट कर लेना। एकदम सेट हो गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक बेलन के अंदर एक नुकीला शंकु बना हुआ है जिसमें h, r और तिर्यक ऊंचाई L दिखाई गई है। ओके, वक्र क्षेत्रफल CSA πRL और कुल TSA πr of L + R है। तिर्यक ऊंचाई L √h² + R² होती है। सही है। पर इसका आयतन 1/3 πr² h क्यों है? ये 1/3 कहाँ से आया? ये हमारा मास्टर लॉजिक 2 है। अच्छा, ये मास्टर लॉजिक 2 का बॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हाँ, किसी भी नुकीली 3D आकृति का आयतन हमेशा समान आधार और ऊंचाई वाले बेलन का ठीक 1/3 होता है। मतलब सेम बेस और हाइट वाले सिलेंडर में 3 कोन फिट आ जाएंगे। बिल्कुल सही। नुकीली आकृतियों के इस 1/3 वाले नियम को अच्छे से समराइज करके याद रखना। एकदम याद रहेगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक पूरा गोला है जिसके चारों तरफ 4 चपटे वृत्त बने हैं और नीचे एक आधा कटा गोला है जिसका ऊपरी हिस्सा चपटा है। राइट। गोले का आयतन 4/3 πr³ और पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ और वक्र क्षेत्रफल 2πr² है। बिल्कुल। पर एक डाउट है, अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल यानी TSA क्या होगा? क्या ये 2πr² नहीं होना चाहिए? नहीं, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं और यहीं हमारा 3 सर्कल लॉजिक काम आता है। अरे हाँ, ये 3 सर्कल लॉजिक वाला बॉक्स ट्रैप से बचाने के लिए है। एकदम। जब हम गोले को काटते हैं तो ऊपर एक नया फ्लैट हिस्सा बन जाता है जो एक तीसरा वृत्त यानी πr² जोड़ देता है। इसलिए अर्धगोले का TSA 3 πr² होता है। मतलब कटने पर जो नया सरफेस बना उसे भी जोड़ लिया। बिल्कुल। तो कटने के बाद नए वृत्त के जुड़ने वाले कॉन्सेप्ट को कभी मत भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। चलो अब आज की आखिरी स्लाइड देखते हैं। देखो, यहाँ एक 3D मास्टर मैट्रिक्स डायग्राम है जो दिखाता है कि कैसे एक बेस से एक्सट्रूजन होकर सिलेंडर बनता है और फिर ऊपर से नुकीला होकर शंकु बन जाता है। हाँ, मतलब पूरा कनेक्शन दिख रहा है इसमें। यही पूरे 3D ज्योमेट्री का निचोड़ है। यूनिफॉर्म 3D लॉजिक में आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई और पॉइंटी 3D लॉजिक में आयतन होता है
1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या इन सब के साथ पाई वाला रूल भी काम करेगा जो हमने पहले देखा था? बिल्कुल, और वही हमारा अल्टीमेट हैक है। अरे वाह, ये गोल्डन रूल वाला बॉक्स, जहां भी सूत्र में पाई मौजूद हो, हमेशा विकल्पों में 11 से विभाज्यता चेक करें। एकदम सही। इससे बिना पेन उठाए उत्तर निकाले जा सकते हैं। तो इस 3D मैट्रिक्स और गोल्डन रूल के साथ सारे फॉर्मूले एक फ्रेम में समेट लेना। ये तो सच में मैजिक है। हाँ, तो ज्योमेट्री केवल रटने वाले फॉर्मूले नहीं हैं, बल्कि ये विजुअल लॉजिक जैसे सिक्कों का टावर, 3 सर्कल लॉजिक और औसत के लॉजिक का खेल है। बिल्कुल। और सोचो, अगर परीक्षा हॉल में बैठे हुए आप इन विजुअल ट्रिक्स और 11 के गोल्डन रूल का इस्तेमाल करके ज्योमेट्री के लंबे कैलकुलेशन वाले सवाल बिना पेन उठाए सिर्फ ऑप्शंस देखकर सॉल्व कर लें, तो आपका कितना समय बचेगा? और उस बचे हुए समय से आप मेरिट लिस्ट में कितनों को पीछे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अगली बार जब भी कोई आकार देखना, तो उसके पीछे छिपे इस लॉजिक को जरूर खोजना। बिना समझे रटना अब बंद। एकदम। अब सिर्फ स्मार्ट तैयारी।